हेलो एवरीवन, आज हम माइस्थेनिया ग्रेविस और उससे रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये होता क्या है? माइस मीन्स मसल एंड एस्थेनिया मीन्स वीकनेस एंड ग्रेविस मीन्स सिवियर फॉर्म। तो इट इज़ अ सिवियर फॉर्म ऑफ मसल वीकनेस। इट मेनली अफेक्ट द वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ जैसे दिखाया गया है कि मेनली कहाँ ये प्रॉब्लम होती कहाँ पे है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जहाँ मोटर नर्व स्केलेटल मसल फाइबर के साथ कम्युनिकेट करती है। These are the skeletal muscle fiber and ये है motor nerve. This will release the acetylcholine. यहाँ से अगर कोई सिग्नल आगे skeletal muscle को स्टिमुलेट करेगा, कोई सिग्नल ट्रांसमिट होगा, तो उसके लिए किसकी जरूरत है? एसिटाइलकोलिन की जरूरत है. This acetylcholine will attach with the acetylcholine receptor. बट इस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होगा, ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी एंड दिस ऑटो एंटीबॉडी विल डैमेज दिस रिसेप्टर। जहाँ एसिटाइलकोलिन ने अटैच होना था उन रिसेप्टर्स को ये डैमेज कर देती है, या तो उसके ऊपर अटैच हो जाएगी या उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो जो एसिटाइलकोलिन अटैचमेंट साइट्स हैं वो कम हो जाएंगी, which will lead to the reduced muscle contraction. Then introduction, it is a autoimmune disease जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें क्या है कि जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं they will produced against the acetylcholine receptors. Then they will affect the neuromuscular junction. Neuromuscular junction जहाँ पे नर्व और मसल का जंक्शन है, जहाँ पे उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको वो अफेक्ट करेंगे. It is not a brain disorder but it अफेक्ट द ब्रेन फंक्शन, बिकॉज फंक्शन को ये अफेक्ट कर रहा है. तो ये क्या है? एसिटाइलकोलिन जो स्टिमुलेट करेगा, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसको वो अफेक्ट करेगा, फंक्शनिंग को. सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस एंड फैटिगेबिलिटी. कि जब किसी मसल का ओवर यूज होगा या थोड़ा यूज होगा, मॉर्निंग में क्या है, मसल बिल्कुल ठीक है, तो इवनिंग में क्या होता है, उसमें फैटिगेबिलिटी हो जाती है, फिटीग हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी. तो डिसीज में भी जनरलाइज्ड भी हो सकती है एंड ऑक्यूलर. So definition, myasthenia gravis is an autoimmune disorder that will affect the myoneural junction. Myoneural junction में जहाँ मसल और न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जहाँ उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है. तो इसमें जो मसल्स अफेक्ट होती हैं दे आर द वॉलेंट्री मसल. तो वॉलेंट्री मसल में कौन सी आ जाएंगी? आई मसल्स, फेशियल मसल्स, बल्बर मसल्स, नेक मसल्स एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल, जिसमें आर्म्स और थाई मसल्स आ जाएंगी. तो फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन फंक्शन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि मेनली माइस्थेनिया ग्रेविस में यही जंक्शन अफेक्ट हो रहा है. इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, वो अफेक्ट हो रहे हैं. तो इसमें इट कॉजेज द स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में इट स्लोज डाउन द हार्ट रेट एंड प्रमोट द डाइजेशन. एंड इन केस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट हेल्प इन द मेमोरी एंड लर्निंग. एंड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इट ट्रांसमिट नर्व सिग्नल टू द ऑर्गन. एंड इन ग्लैंड्स इट स्टिमुलेट इट्स secretion, that is the secretion of the saliva, sweat and the gastric juices. So यहाँ पे दिखाया गया है, ये है मायोन्यूरल जंक्शन, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी इसको आप बोल सकते हैं. तो यहाँ पे जब भी कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, है कि जो कैल्शियम होता है दैट विल एंटर इनसाइड द सेल. नेगेटिव आयन बाहर चला जाएगा और पॉजिटिव जो आयन है दैट विल एंटर इनसाइड द सेल एंड इट विल स्टिमुलेट द वेसिकल्स टू रिलीज द एसिटाइलकोलिन. तो यहाँ क्या हो जाएगा? एसिटाइलकोलिन विल रिलीज. सो इट विल अटैच टू द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. ये रिसेप्टर्स हैं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स. यहाँ ये एसिटाइलकोलिन अटैच हो जाएगा और क्या होगा उससे? फिर जो सोडियम channels हैं they will open and they will permit the entry of sodium into the muscle junction है, वहाँ पे वो entry of sodium करेगा. This entry of sodium will lead to the contraction of the muscle contraction ये करेगा. But यहाँ पे क्या होता है in case of myasthenia gravis, यही चीज मैंने आपको भी बताई कि जब भी एक्शन पोटेंशियल आएगा वेसिकल से एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया. एसिटाइलकोलिन था, इट विल अटैच टू द एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे ये अटैच हो जाएगा और इट विल अलाउ द एंट्री ऑफ द सोडियम इनटू द मसल. ये है मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल.
ये एक्सोन टर्मिनल है एंड दिस इज द मोटर एंड प्लेट ऑफ द मसल. So this will lead to the strong muscle contraction. But in case of myasthenia gravis जो autoantibodies produce हुई, they will attack these receptors. जो ये acetylcholine receptors हैं, इनको ये attach हो जाएंगे, इनके साथ इनको damage करेंगे. So जो acetylcholine attachment site है वो क्या हो जाएंगी, decrease हो जाएंगी. So there will be the decrease entry of sodium into the मोटर एंड प्लेट, और जब सोडियम एंटर नहीं होगा तो देयर विल बी नो मसल कंट्रैक्शन. या तो थोड़ा बहुत अगर एंटर हुआ है तो दैट विल लीड टू द वीक मसल कंट्रैक्शन विच विल लीड टू द फटीग एंड द वीकनेस. तो इसमें जो एसिटाइलकोलिन रिलीज है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा. माइस्थेनिया ग्रेविस में एसिटाइलकोलिन रिलीज अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट अफेक्ट क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स आर अफेक्टेड. तो इसमें क्या होगा, ये वो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा, एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हुई है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगी इन रिसेप्टर्स की. सो जो इम्पल्स जनरेट हुई, जो कंट्रैक्शन होगी, दैट विल बी वीक और आइदर एब्सेंट होगी, या तो जो मसल है वो इजीली फटीग हो जाएगी. देन माइस्थेनिया ग्रेविस अफेक्ट 14 per 1 lakh people in the United States. It can affect any age group, male and female. तो वुमेन में अगर बात करें तो 20 to 30 year are the peak incidence, and man में 50 to 60 years is the peak incidence. Then causes include the idiopathic cause. Idiopathic means unknown etiology. Then autoimmune disease, because इसमें हमने पढ़ा कि जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी. दे विल अटैक दैट रिसेप्टर्स, एंड जो ऑटो एंटीबॉडीज है कहाँ अटैक करेंगी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वहाँ ये अटैक करेगी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, जिससे जो अटैचमेंट साइट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी और सोडियम एंटर नहीं हो पाएगा. दैट विल डिक्रीज द मसल कंट्रैक्शन. Then next is the thymus tumor in 15% of cases. Thymus gland mainly help in the maturation of the T cells. Thymus gland control करता है immune response को by training T cells. क्या ट्रेन करता है टी सेल्स को, टू रिकॉग्नाइज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, की बॉडी के अपने बॉडी सेल्स कौन से हैं और एंटीजेंस कौन से हैं. तो उसमें जो डिफरेंशिएशन होगा उसमें ये हेल्प करते हैं डिफरेंशिएशन में. तो जो ये ट्यूमर, अगर ट्यूमर ग्रोथ होती है थाइमस ग्लैंड पे, तो दिस प्रोसेस लीड टू फॉल्टी इम्यून रेगुलेशन एंड दिस विल लीड टू द एबनॉर्मल टी सेल प्रोडक्शन. They will stimulate B cells to release autoantibodies that will attack the acetylcholine receptors. The next is the genetic cause. अगर ये early age में हो जाता है then it is called as the early onset myasthenia gravis. और इसमें जो cause है that is the genetic mutation mainly in the HLA B8 and DR3 gene. तो ये जो जीन है अगर इनमें म्यूटेशन होती है तो क्या होगा कि ये जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ डिफरेंशिएशन में. बट अगर इनमें म्यूटेशन है तो जो डिफरेंशिएशन है सेल्फ और नॉन सेल्फ का वो नहीं हो पाएगा. और तो ये जो HLA जीन है दैट इज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन. It is a part of MHC class 2 molecule. MHC means major histocompatibility complex. तो इनका काम यही होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट करना. ऑफन प्रेजेंटिंग विद थाइमस हाइपरप्लेसिया, जो हमने पढ़ा कि थाइमस ट्यूमर अगर है तो उसकी वजह से भी ये वाली जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है. देन फैक्टर दैट कैन वर्सन माइस्थेनिया ग्रेविस आर मेनली फटीग. रिपीटेड मसल यूज जब होगा तो जो अवेलेबल एसिटाइल कोलिन है दैट विल रिड्यूस, कम हो जाएगा तो देयर विल बी मसल वीकनेस. देन नेक्स्ट इज द इलनेस. Illness will increase the immune activity. अगर immune activity increase हुई तो there will be more damage to the acetylcholine receptors. Then next is the stress. Stress decreases the hormone level. देन नेक्स्ट इज द एक्सट्रीम हीट, कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वो क्या करेगा कि जो न्यूरोमस्कुलर जीटर है दैट विल इंक्रीज एंड इट विल ऑल्सो डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द नर्व मसल सिग्नलिंग, की जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो भी अफेक्ट होगा. Then some medications such as beta blocker, calcium channel blocker, quinine and some antibodies may also lead to the worsening of the myasthenia
ग्रेविस। पैथोफिजियोलॉजी में कि जो भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स हुआ उसकी वजह से बॉडी में ऑटो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। ऑटो एंटीबॉडी मेनली अफेक्ट द एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन अटैच होता है तो एट द मोटर एंड प्लेट, and these act on the nicotinic acetylcholine receptor। जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है इनको निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो अगर ये अफेक्ट होंगे तो एसिटाइलकोलिन बाइंड नहीं हो पाएगी इन रिसेप्टर्स पे, और दैट विल अफेक्ट द एंट्री ऑफ द सोडियम, की जो सोडियम एंट्री होनी थी वो नहीं हो पाएगी। सो देयर विल बी नो मसल कंट्रैक्शन, जो वॉलेंट्री मसल है उनमें कंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। सो देयर विल बी नो मूवमेंट। Then clinical manifestation which include diplopia। तो ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है इसमें जो मोस्ट कॉमनली मसल्स अफेक्टेड हैं दे आर द वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी। आई मसल इन्वॉल्व होंगी विच विल लीड टू द डिप्लोपिया, डबल विजन। पोटोसिस इज द ड्रूपिंग of the eyelid, then weakness of the muscles mainly of the face and throat. Due to the weakness of the facial muscle, the patient is having the bland facial expression, and there will be the generalized वीकनेस। जनरलाइज्ड वीकनेस होगी और फ्लक्चुएटिंग होगी, मतलब मॉर्निंग में पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाएगा बट इवनिंग तक या मतलब जब मसल का ज़्यादा यूज़ करें तो मसल फिटीग हो जाएगी। लैरिंजियल इरिटेशन कॉज वॉइस इम्पेयरमेंट एंड डिस्फोनियाज, सो देयर विल बी द चांसेस ऑफ द चोकिंग एंड द एस्पिरेशन। जो जैसे कि इस फिगर में भी दिखाया गया है कि पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन ब्लैंड है एंड देयर विल बी द डिफिकल्टी इन वॉकिंग, देयर विल बी फटीग एंड डिफिकल्टी इन breathing. So the muscles most often involved are the used for the moving of the eye, eyelid, chewing muscles, swallowing, speaking and breathing muscles. ये जो muscles होती हैं they are strongest in the morning and exhausting due to the continued activity. And then the generalized weakness will be there, weakness of the intercostal muscle which will result in the decrease in the respiratory capacity and the vital capacity, and it is a disorder of the motor function. It does not affect sensation and coordination. Then exacerbation of the myasthenia gravis is due to the stress, pregnancy, menses, secondary illness, trauma and hypokalemia. The next is the diagnostic evaluation. Diagnostic evaluation include the history regarding any type of thymus gland disorder, past history of autoimmune disease, and if there will be any family history of the myasthenia gravis. Then physical examination of the muscle strength, tone, coordination, sense of touch, impairment of eye movement. Then blood test include a test for the presence of the abnormal antibodies, which include acetylcholine receptor antibodies. These are present in the 85% of cases, and musk antibodies. Acetylcholine receptor antibodies are negative, then there will be the chances of musk antibodies. Normally जो ये musk है, it is a type of protein which help in the maintenance and the formation of acetylcholine receptor. So there may be chances of the autoimmune attack to these proteins. So there will be a defective synthesis of the acetylcholine receptors. Then next one is the tensilone test. Tensilone test is also called as the androphonium chloride test. So in this the injection of anticholinesterase agent. Anticholinesterase normally क्या है कि जो cholinesterase है, it is a enzyme which help in the breakdown of the extra acetylcholine, but anticholinesterase agent act against that एंजाइम, कोलिनेस्टरेज एंजाइम के अगेंस्ट एक्ट करेगा। तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा टाइम तक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो रह पाएगा बिकॉज देयर विल बी द डिले इन द ब्रेकडाउन ऑफ द एसिटाइलकोलिन। तो इन दिस द डोज विल बी 2 mg एट अ टाइम एंड द टोटल डोज इज 10 mg, and 30 seconds after the injection facial muscle weakness and ptosis should resolve for about the 5 minutes. तो 5 मिनट के लिए जो फेशियल मसल वीकनेस और पटोसिस है आफ्टर इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन 5 मिनट्स के लिए वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो इट इंडिकेट अ पॉजिटिव टेंसिलोन टेस्ट विच शोज दिस कंडीशन इज द माइस्थेनिया ग्रेविस। The next is the ice pack test. Ice pack test में ice is applied to the eyelid for about 2 to
5 minutes. Cold है, it will slow down the enzyme anticholinesterase function. Anticholinesterase का function है breakdown of acetylcholine. तो वो slow down जब होगा तो ज़्यादा टाइम तक acetylcholine न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रहेगा, सो ज़्यादा टाइम तक वो फंक्शन कर सकता है. Cooling effect will lead to the improvement of the ptosis. Then CT scan, MRI, these are used to rule out the disorder of the thymus gland. Then EMG is the electromyography. इलेक्ट्रोमायोग्राफी में रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन करेंगे. रिपीटिव नर्व स्टिमुलेशन में कि नर्व को बार बार से स्टिमुलेट करेंगे एंड आफ्टर दैट द मसल रिस्पॉन्स इज रिकॉर्डेड. तो जैसे कि हमने पढ़ा कि मॉर्निंग में मसल्स क्या होंगी, अच्छी वर्किंग होगी, तो धीरे धीरे जब एक्सेसिव यूज होगा तो उनकी जो वर्किंग है दैट विल डिक्रीज. तो इसमें डिक्रीमेंट का हमें पता चलेगा, डिक्रीमेंट इन द मसल्स. Then next is the medical management. Medical management include the anticholinesterase drug which act against the cholinesterase enzyme. तो anticholinesterase देंगे तो acetylcholine का breakdown नहीं होगा, डिले हो जाएगा उसकी breakdown में. It include the neostigmine और pyridostigmine. और these drug also decreases the cholinergic crisis. जैसे कि यहाँ इस इमेज में भी दिखाया गया है, this is the enzyme cholinesterase which causes the breakdown of the acetylcholine. But this anticholinesterase inhibitor reduces the action of the cholinesterase enzyme. So there will be no breakdown of acetylcholine and acetylcholine will remain at this neuromuscular junction for prolonged time. The next is the corticosteroid. Corticosteroids are used to suppress the immune response because in this there will be autoimmune response. For example, prednisolone. The next is the immunosuppressant. These are used to suppress the immunity. For example, azathioprine or cyclophosphamide. The next is the surgical management. Surgical management include the thymectomy. In this, there will be the removal of the thymus gland because thymus gland help in the maturation of the T cell, and these T cell help in the differentiate between the self and the non-self cells. So, in this, the thymus gland is removed so that the production of the antibodies can be reduced. The next is the plasmapheresis. Plasmapheresis में जो infected plasma होगा that should be removed out of the person body, and in this anticoagulant is also given to the patient, that is citrate इसमें देते हैं because citrate will combine with calcium, so there will be no clot formation. तो जो infected plasma होगा जिसमें antibodies present है that should be removed out of the patient body, and the replacement plasma is also given along with the blood cells, and that is infused again to the patient body. The next is the IV immunoglobulin G. So these immunoglobulin act as a second line of treatment. These control the immune response. जो excessive immune response हुआ है उसको control करने में ये help करते हैं. The next is the diet. अब diet कैसे देंगे myasthenia gravis में? अब क्योंकि repeated use से क्या हो रहा है, muscle weakness हो रही है, so there will be the small meals at least 5 to 6 times a day, and avoid eating lemon or tonic water because laryngeal irritation है body में. तो अगर lemon या tonic water लेंगे उससे laryngeal irritation और ज़्यादा increase होगी, so avoid these type of foods. Then eat warm rather than the hot food. Run your puree diet when swallowed is difficult, and alternate sips of liquid to avoid food from sticking, and avoid eating chewy or dry crumbly food. तो ऐसे फूड का इंटेक कम करना है जिसको ज़्यादा chewy करने की ज़रूरत हो, बिकॉज उसमें ज़्यादा मसल्स यूज होंगे और मसल फटीग हो जाएगी. Then next is the complication. Complication include the myasthenic crisis. Myasthenic crisis is the exacerbation of the disease की जो symptom है वो बहुत ज़्यादा severe हो जाएंगे, muscle weakness बहुत ज़्यादा severe हो जाएगी, which will lead to the respiratory failure. इसमें जो muscle weakness होगी that is the respiratory muscle weakness, generalized muscle weakness and bulbar weakness. जो throat muscles हैं उनकी weakness हो जाएगी, which will lead to the respiratory failure. So it is a life-threatening condition. The next is the nursing management. Maintain the patent airway. Assess for swallowing to prevent aspiration because due to the weakness of the throat muscle there will be chances of aspiration. Keep appropriate equipment available at bedside, that is oxygen suction, ambu bag and endotracheal intubation. Promote energy conservative measures.
consult physical therapy, consult for assistive devices to facilitate activity of daily living, consult with speech and language therapist and monitor intake output, serum albumin level and daily weight of the patient, and administer medication as per the order. The next is the important point to be remembered. Myasthenia gravis is a disorder of DAS transmission, neuromuscular junction. Then the primary neurotransmitter affected in myasthenia gravis is the acetylcholine. Then myasthenia gravis is an which type of disease? Autoimmune disease. Then antibodies in myasthenia gravis are directed against which receptor? Nicotinic acetylcholine receptors. The organ commonly associated with myasthenia gravis is thymus gland. Drooping of eyelid is called as the ptosis. Double vision in myasthenia gravis is called diplopia. Muscle weakness in myasthenia gravis with activity. Muscle strength improves with rest. And a short-acting drug used in diagnosis of myasthenia gravis is androphonium, which is also called as the tensilon. Then I-SPEC test is useful in diagnosing myasthenia gravis. तो उसमें कौन सी कंडीशन पटोसिस को वो इम्प्रूव करता है. Then the earliest sign in myasthenia gravis is the ptosis. So this is all about the topic myasthenia gravis. We also read some important points regarding this condition. Thank you.